डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती है ताकि हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में हो रही जो समस्याएं हैं उनका समाधान सही तरीके से उन तक पहुँचाया जा सके और समाधान कर खेती किसानी में परिवर्तन कर किसान भाई अच्छी खासी उपज लें जिससे उनको अच्छा मुनाफा हो सके। हमारे किसान भाइयों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आप जुड़ते हैं लाइव इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ और स्टूडियो में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं विषय से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज के हेलो किसान में हम कौन से महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे हेलो किसान में आज के विषयों पर। तो आइए जानते हैं आज कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे। फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है और शुष्क क्षेत्रों में फल बागवानी करने के लिए कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आप बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाई जाएगी और आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो 3 माध्यम कौन से हैं? सबसे पहले नंबर है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800113060, 1800113006। किसान भाई इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल कर कार्यक्रम हेलो किसान में अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और किसान भाई जब फ़ोन करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और जिनके फ़ोन में नेटवर्क स्थापित ना हो वो नेटवर्क की सही दृष्टि के अंदर फ़ोन करें ताकि हम बेहतर संवाद बनाकर आपकी समस्या का समाधान कर सकें। इसके साथ ही किसान भाई जिनका फ़ोन नहीं लग पाता है वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना सवाल हमें भेज रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल का भी इस्तेमाल कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर आप कार्यक्रम हेलो किसान में हिस्सा बनकर अपने सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से लाइव हम करेंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्या का समाधान लाइव करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान स्काइप के माध्यम से हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक कुमार सरोलिया जी हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार जी, आपका स्वागत है सर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान से। यस सर जी, तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राजवीर शर्मा जी से करते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, हमारे खेतों में जो फसलें उगती हैं वो तो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन अगर नज़र डाला जाए खरपतवारों पर, हमारे देश में औसतन अगर 1 साल की बात की जाए खरपतवारों के नियंत्रण ना करने की वजह से किसानों की उपज पर कितना असर पड़ता है और किसान की आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ता है? देखिए, खरपतवार किसान भाई जानते हैं कि हमारे जो फसलों में उग जाते हैं और जो किसान भाई मेहनत से खाद डालता है, पानी देता है, समय पे बिजाई करता है, सब काम अच्छी तरीके से करता है, अगर वो खरपतवार नियंत्रण नहीं करे तो उसको कभी कभी पूर्ण रूप से पूरा नुकसान झेलना पड़ सकता है कुछ फसलों में। रही बात, आपने कहा कि साल भर में कितना नुकसान किसान भाई खरपतवारों के कारण से उठाते हैं, ये होता है मौसम के हिसाब से। जैसे अभी मौसम चल रहा है खरीफ का, खरीफ और रबी के बीच का मौसम है। जब बारिश काफी हो रही थी तो खरपतवारों का जमाव काफी होता है। और रबी मौसम में जो सर्दी के समय में बारिश कम होती है तो खरपतवारों की वजह से नुकसान कम होता है जी। लेकिन हमेशा नुकसान खरपतवारों के कारण फसल में होता है। खरीफ मौसम में पानी होता है और उस टाइम खरपतवार नियंत्रण करना किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है लगातार बारिश होने से। तो उस समय खरपतवारों के कारण काफी नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है जी। तो ये फसल के हिसाब पे से भी है। कुछ फसलें बड़ी होती हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, लंबाई होती है, चौड़ी पत्तियां होती हैं, काफी घेर लेती हैं, तो वो खरपतवारों को दबा देती हैं। लेकिन कुछ जैसे प्याज की फसल है, छोटी फसल है, उनमें जो है खरपतवार ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
जी, तो फसलों में खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार से होना चाहिए इसको भी समझेंगे, और साल भर में कितना नुकसान होता है, इसका असर किस प्रकार से होता है और कैसे नुकसान पहुंचाती है, ये भी डॉक्टर साहब ने बेहतर तरीके से बताया है। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। खरपतवार के अवांछनीय पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही खेत में उग जाते हैं। खरपतवार फसलों के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्व और नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं। साथ ही साथ फसलों को जरूरी प्रकाश और स्थान से भी वंचित रखते हैं। इससे पौधे की विकास गति धीमी हो जाती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यह भी देखा गया है कि जहां खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है वहां कीटों और बीमारियों के हमले की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते इन्हें साफ करना और इनका प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। अगेती तोरिया में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए बुआई से पहले फ्लुक्लोरोलिन 2.2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरपतवार ज्यादा हो तो पेंडिमेथिलीन 30 EC का 3.3 लीटर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद और जमाव से पहले छिड़काव करना चाहिए। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों में एक बार निराई गुड़ाई करना जरूरी है। सब्जी फसलों में टमाटर की बात करें तो खरपतवार टमाटर की फसल से पोषक तत्वों, प्रकाश और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और रोगों व कीटों को शरण देते हैं। फलों के उत्पादन को 20 से 80% तक कम कर देते हैं। खरपतवार फसलों में शुरुआती 4 से 6 सप्ताह तक अधिक नुकसान करते हैं। सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर को 200 लीटर पानी में रोपाई से पहले छिड़काव करें। खरीफ प्याज की रोपाई के 30 दिनों बाद खरपतवार निकालकर 35 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। किसी भी दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो सुना आपने, किसी भी दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें, और उसी लिए कृषि विशेषज्ञ आज हमारे कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। खरपतवारों को कैसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाता है इसको भी समझेंगे, लेकिन रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की ओर और उसको जानने के लिए डॉक्टर दीपक कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी, आज हम दूसरा विषय लेकर आए हुए हैं, शुष्क क्षेत्रों में फल बागवानी। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो शुष्क क्षेत्र हैं उसकी उचित परिभाषा क्या है, वहाँ का वायुमंडल किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ के तापमान की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वहाँ का किस प्रकार से वातावरण होता है, थोड़ा पहले इसको बताइए। ये देखो, सबसे पहले शुष्क क्षेत्र जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि वहाँ पानी की ज्यादा कमी होती है। वातावरण में वातावरण का तापमान है वो ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब ये है कि जहाँ 45 डिग्री से जहाँ तापमान गर्मियों में ज्यादा हो, जहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर, जो पानी की उड़ने की जो दर है वो हमेशा ज्यादा होती है, और जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ होती है उस कंडीशन को अपन शुष्क क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जहाँ उन क्षेत्रों में अगर बाग लगाते हैं उनको अपन शुष्क क्षेत्र के फल कहा जाता है। जी, आपने कहा चैलेंजिंग है, किस प्रकार से चैलेंजिंग है, क्या क्या चुनौतियां किसानों को देखने को मिलती हैं? यहाँ की चैलेंजिंग के सबसे पहले कोई भी बाग लगाते हैं तो 3 घटकों की बात करते हैं। सबसे पहले जलवायु होगा, तो जलवायु यहाँ प्रतिकूल है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी भी बाग लगाने के लिए जलवायु का मान होना चाहिए। वो सम जलवायु होती है या ट्रॉपिकल या जो उष्ण या उपोष्ण जो जलवायु होती है वो बाग लगाने के लिए इष्टतम मानी जाती है। तो ये जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ ज्यादा गर्मी से गर्मी में लू चलने वाली, और सर्दी में जहाँ पाले से भी नीचे अगर तापमान जाता है तो वो दोनों कंडीशन में बाग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी है वहाँ मिट्टी रेत है, जो कि मृदा का जो अपरदन है हवा के द्वारा बहुत ज्यादा तेजी से होता है, और उसमें किसी भी चीज का जो मान होता है, जैसे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.01, कोई भी बाग लगाने के लिए अपन ये मानते हैं कि 0.5 के आसपास होती है, तो वो एक आदर्श अनुपात होता है। कम से कम इतना 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, लेकिन इन मृदाओं में कुछ नहीं होता है। तो ऐसी ये सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण बात आती है।
जी, तो ये क्षेत्रों में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है बागवानी करना, लेकिन उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आप अच्छे बाग स्थापित कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, इसको भी समझेंगे डॉक्टर दीपक जी से। लेकिन फिलहाल इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नज़र डाल लेते हैं। शुष्क क्षेत्रों में कई तरह के फलों की खेती की जा सकती है। इन क्षेत्रों में किसान आंवला, अनार, बेर, खजूर, लसोड़ा, फालसा, जामुन और बेल आदि की खेती कर सकते हैं। बात अगर बेर की करें तो बेर एक पौष्टिक फल है। इसके ताजे फल में 81 से 97% गूदा पाया जाता है। बेर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। हल्की क्षारीय व कम लवणीय भूमि में ही बेर की पैदावार ली जा सकती है। बेर की फसल में शुष्क वातावरण और उच्च तापमान को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। बेर में कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय मई जून का महीना होता है। आमतौर पर बेर में सितंबर में फूल आना शुरू होते हैं और अक्टूबर तक फल बन जाते हैं। वहीं अनार की पैदावार के लिए शुष्क जलवायु अच्छी रहती है। अनार के पौधे बीज कलम, गुट्टी और दाब द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके लिए कलम और गुट्टी विधि अधिक प्रचलित है। अनार के पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता तो होती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए पौधों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। इनके अलावा करौंदा और फालसा भी शुष्क क्षेत्रों में उत्पादन के लिए उपयुक्त रहते हैं। ये फसलें बहुत ही कम रखरखाव के साथ खेतों में आसानी से उगाई जा सकती हैं। करौंदा को बीज के द्वारा उगाया जाता है। इसके ताजा बीजों को अगस्त सितंबर के दौरान बोया जाता है। वहीं आंवले की खेती के लिए पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लें और बिजाई से पहले जमीन की जुताई करें। अच्छी पैदावार के लिए अच्छी किस्मों की बीज का उपयोग करें। समय समय पर फसल में कटाई और छटाई करें। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट दें और सिर्फ 4 से 5 सीधी टहनियां ही ज्यादा विकास के लिए रखें। इस तरह अगर शुष्क क्षेत्रों के किसान सही समय पर उपरोक्त फसलों की खेती करें तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो हमने देखा कि शुष्क क्षेत्रों में कौन से फलों की बागवानी कर सकते हैं और किस प्रकार से बागवानी के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। हम भी आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, ये समय कुछ नई फसलों की बुआई करने का भी आ गया है और कुछ फसलों की बुआई अर्ली स्टेज पे हो भी चुकी है। उन फसलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना गंभीर स्थिति उन फसलों के लिए है? अगर खरपतवार की स्थिति से देखा जाए तो क्या उन फसलों में खरपतवार निकलना शुरू हो चुके होंगे और निकलना शुरू हो गए हैं तो किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है? शुक्ला जी, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कुछ फसलें खेतों में खड़ी हुई हैं किसानों के यहाँ, धान भी खड़ा हुआ है, मक्का भी खड़ा हुआ है, सोयाबीन भी लगी हुई है। तो ये जो समय है ये खरीफ और रबी के बीच का है। इस समय किसान भाई जो फसल खेत में खड़ी है, जैसे मक्का की है, तो मक्का की फसल 1.5 महीने की 2 महीने की हो गई है, तो उसमें आप खरपतवार अगर खड़े हैं तो आप उनको हाथ से निकाल दें या कसोले से या निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार निकाल दें। क्योंकि खरपतवार आपने अगर खरपतवार नाशी का समय से प्रयोग नहीं किया तो आपके खेत में खरपतवार होंगे। उनका क्या कारण है? उनका बीज बन जाएगा और बीज बन करके जो है उसी खेत में गिर जाएगा। तो बीज ना बने और अगले साल के लिए आपको समस्या ज्यादा ना बने, तो उससे ये है कि आप खरपतवारों को फसल को खरपतवारों से मुक्त करने की कोशिश करें। निराई गुड़ाई इस टाइम आप मक्का की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे सोयाबीन की, कोई भी फसल इस टाइम खेत में खड़ी है और खरपतवार हैं तो उनको नियंत्रण आप कर सकते हैं। रही बात दूसरी फसलों की, अभी जो है सब्जियों की बात हम करें तो किसान भाई जो अर्ली प्लांटिंग बोलते हैं, अर्ली सोइंग बोलते हैं, जो समय से पहले थोड़ा जल्दी की जो बिजाई होती है, चाहे रुपाई होती है। अब सब्जियां जैसे गोभी है, गोभी की पत्ता गोभी है और जो है बंद गोभी है, गाजर है, जो है मूली है, ये सब लोग किसान भाई इस समय लगाते हैं।
तो उनमें लगाने के टाइम पे ही किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रख लें जी। तो उनकी फसल के बीच में खरपतवार उगेंगे नहीं। एक तो ये होता है कि खरपतवार उगे हुए हैं उनको मारना, उनको निकालना। एक स्थिति ये होती है कि खरपतवारों को उगने ही ना देना, बिल्कुल सही बात। जिससे आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो वो अरेंजमेंट करने के लिए, वो प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को मैं बताऊंगा कि सब्जी की, गाजर की हो या मूली की हो या बैंगन की सब्जी हो या कोई जो आपकी गोभी सब्जियां हैं, गोभी की सब्जियां जो है रुपाई करके लगाई जाती हैं और प्याज भी रुपाई करके लगाया जाता है और जो है बैंगन भी, टमाटर भी, इनकी पौध लगा करके रुपाई करते हैं। जो फसल रुपाई द्वारा लगाई जाती है उनके रुपाई से एक दिन पहले, देखिए ध्यान से सुनिए, रुपाई से एक दिन पहले या रुपाई के थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे के बाद जो है एक दवाई आती है पेंडिमिथ्रिन जी। पेंडिमिथ्रिन दवाई की, जो मैं रिपोर्ट में भी जिक्र किया था, पेंडिमिथ्रिन दवाई की 1 किलो मात्रा, शुद्ध मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लें जी और 500 लीटर पानी में घोल बनाएं। तो जैसे अब हम मूली लगाते हैं वो बीज से लगाते हैं, गाजर भी बीज से लगाते हैं, लेकिन गोभी वाली फसलें जो है, चाहे फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे गांठ गोभी हो, ये हम रुपाई से लगाते हैं जी। तो रुपाई फसलों में रुपाई के बाद जो है थोड़ी दवाई छिड़क दें और हल्का पानी लगा दें। और जो बीज से लगाते हैं, बीज की बुआई करने के 1 या 2 दिन के अंदर जो है इस दवाई का छिड़काव समान रूप से खेत में कर दें। और जब छिड़काव किसान भाई करेंगे तो एक जो है, जब स्प्रे मशीन आती है, आजकल तो मोटर ऑपरेटेड मशीन आती है जिसमें पंप नहीं होता, पंप चलाना नहीं पड़ता जी, उस जो स्प्रे मशीन को बोलते हैं नैपसेप स्प्रे जी, उसमें एक नोजल आता है, फ्लैट फैन नोजल, उसका किसान भाई अगर प्रयोग करेंगे तो दवाई जो है समान रूप से, सही तरीके से पहुंच पाएगी, से छिड़काव की जा सकती है। क्योंकि जब दवाई का छिड़काव करते हैं तो उसके कण होते हैं ना जी। डॉक्टर राजवीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक दर्शक हैं, फोन लाइन के तहत जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर लौटता हूँ आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। कन्हैयालाल प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछिए। अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो कितनी फीट की दूरी पर पौधे लगाना चाहिए कृपया हमें ये बताइए। ठीक है, क्या कन्हैया जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है, आपके सवाल को हमने शामिल करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में। और आपसे निवेदन है कि यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपके सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे कन्हैयालाल प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से। उनका सवाल था कि अमरूद की खेती वो करना चाहते हैं, किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़े। रुक करते हैं डॉक्टर दीपक जी की तरफ। डॉक्टर दीपक जी, हमारे 2 दर्शक हैं वो उज्जैन से हैं। उनका सवाल है कि अमरूद की खेती करना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि कैसे पौधों का चयन करें, कौन सी किस्म उनके लिए उपयुक्त है, कितनी फीट की दूरी पर गड्ढा खोदें, पौधों का रोपण किस प्रकार से किया जाए, संपूर्ण जानकारी बताइए इनके लिए। अमरूद के लिए कन्हैयालाल जी अपने 6 बाई 6 मीटर है तो 18 फीट के आसपास एक गड्ढे से गड्ढे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हुए अपना लेआउट रखें। उसके बाद गड्ढे का जो आकार है
वो करीबन 2-2 फीट का 2 फीट लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे के अंदर जो ऊपर की 1 फीट की मिट्टी है उसको अलग रखें और नीचे की एक मिट्टी को अलग रखें। तो उसको मिट्टी को टर्न करना है। तो ऊपर की मिट्टी है उसके अंदर गोबर की खाद इसमें 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हैं और 5 से 7-8 किलो अपन वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद है वो उपयोग में लें या गोबर की सड़ी हुई खाद 30 किलो डालें। इनको गड्ढा भरने के साथ साथ दीमक का प्रकोप थोड़ा सा रहता है, तो दीमक के लिए फिप्रोनिल है वो 50 ग्राम के ग्रेन्यूल्स है वो भी उस गड्ढे में डाल के गड्ढे को भर दें। अब बात आती है किस्म की, तो किस्म अपने जो क्षेत्र में 2 तरह की इस अमरूद की किस्में हैं, एक लाल गुद्दे वाली, एक सफेद गुद्दे वाली। तो सफेद गुद्दे वाली जो फसलें हैं उनमें हिसार सफेदा जो किस्म है वो ले सकते हैं। इसे अलावा सफेदा है, हिसार सफेदा है, ये दोनों ही किस्में व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। अगर लाल रंग के अगर अपन चाह रहे हैं तो इसके लिए है रेड फ्लैश है या फिर ललित नाम की जो किस्म है उनकी तरफ अपन जाके उनके पौधे विश्वसनीय या प्रमाणित नर्सरी से प्राप्त करें, क्योंकि इसमें पौधों में निमेटोड की जहाँ तक बात आती है तो प्रमाणित जगह से ही पौधे लेके और अपना बाग का स्थापना करें और काफी मुनाफा इससे उठा सकते हैं। जी डॉक्टर दीपक जी, क्या और अगर देखा जाए तो कि अमरूद के बागों की स्थापना करने का उचित समय ये है, और अगर नहीं है तो कौन सा उचित समय होता है और कौन सी विधि को अपनाकर हमें ये अमरूद की बागवानी में आगे बढ़ना चाहिए? हाँ देखो, अब किसानों के पास बात आती है कब बाग लगाएं। बाग लगाने के लिए जो गड्ढे बनाते हैं वो जुलाई अगस्त तक है, लेकिन सितंबर माह तक सितंबर माह में अपने ये तैयारी कर सकते हैं और सितंबर तक अपना ये पूर्ण काम करके अगर आप उसने पहले से अगर बुकिंग करा रखी है, क्योंकि सबसे पहली बात आती है उन पौधे कहाँ से लेंगे, तो वो विश्वसनीय जगह से ही लेने हैं। तो अगर पौधों का पहले से अगर आपने व्यवस्था कर रखी है तो वो बाग इस समय आसानी से वो लगा सकते हैं। जी तो कन्हैया लाल जी, आप इस प्रकार से अमरूद के सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अमरूद के बाग की स्थापना करें। हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा खासा बाग लगाकर अच्छा उत्पादन लेंगे। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का रुख। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, इस महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई किसानों ने मटर की बुआई भी कर दी है। करीब 20-25 दिन की फसल हो चुकी है, क्योंकि मटर की जो फसल की बढ़वार होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसके साथ साथ अगर खरपतवार को देखा जाए तो अगर एक नज़र से आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि उसके साथ खरपतवार उगे हुए हैं कि नहीं उगे हुए हैं। और मटर की फसल के लिए खरपतवार कितना खतरनाक हो सकता है, किस प्रकार से मटर की फसल को हम सुरक्षित रखें खरपतवारों से? देखिए, मटर की फसल अब आपने लगा दी है, जैसे शुक्ला जी बता रहे हैं कि उनकी 20-25 दिन की मटर की फसल हो गई है। ऐसी अवस्था में हम रसायनों का प्रयोग की सलाह नहीं देंगे। ऐसा कोई रसायन नहीं है कि जिसको हम मटर की इस अवधि पर हम प्रयोग कर सकें। हाँ, आप उसको निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार मटर की फसल से इस समय निकाल सकते हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जब मटर की फसल लगाएं या कोई दूसरी सब्जी लगाएं, जैसे मैंने गोभी की बात की थी, टमाटर की, बैंगन की बात की है अभी थोड़ी देर पहले, तो मटर की फसल के लिए भी जब मटर हम लगाते हैं, बीज से लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है उसमें पेंडिमिथिलिन दवाई, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसकी 1 किलो मात्रा, शुद्ध मात्रा, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हर दवाई में, तो 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व लेकर के 1 हेक्टेयर के लिए, 2.5 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2.5 एकड़, और उसमें 500 लीटर पानी में इसका घोल बना करके समान रूप से फसल और खरपतवार दोनों के जमने से पहले, देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूं, खरपतवार और फसल के जमने से पहले समान रूप से आप खेत में इस दवाई का छिड़काव कर देंगे तो आपको खरपतवारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर राजवीर जी, जैसे अभी हमारे दर्शक ने पूछा था कि अमरूद को लेकर अगर हम फलों का जिक्र कर लेते हैं, जो जैसे अगर ये बाग की स्थापना कर लेते हैं कन्हैया लाल जी, और उनके फल धीरे धीरे, जो उनके वृक्ष हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, क्या बागवानी के क्षेत्र में भी जो कई तरह के फल के पौधे होते हैं वहाँ पर भी खरपतवार उनके उत्पादन पर असर डालते हैं, पौधों की बढ़वार पर असर डालते हैं? देखिए, खरपतवार को खाली जगह कहीं भी मिल जाए वो वहीं उग जाएगा। फसल उगे ना उगे, लेकिन खरपतवार जरूर उग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बागवानी हो, चाहे सब्जियों की फसलें हो, चाहे धान्य फसलें हो, चाहे पानी वाली फसलें हो, सब में खरपतवार उगते हैं। पानी के खरपतवार अलग तरीके के होते हैं थोड़े से, और जो समतल जमीन पे वो अलग खरपतवार होते हैं, जिनको आर्बल वीड्स बोलते हैं, एक्वेटिक वीड्स बोलते हैं। बागवानी की आपने बात करी, अब जैसे अमरूद की बात चल रही थी,
अमरूद की जो प्लांटिंग करते हैं किसान भाई, जैसे आज इस सीजन में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि जुलाई अगस्त सितंबर में प्लांटिंग कर सकते हैं। पौधे छोटे होते हैं, एक लाइन से लाइन की दूरी जो है करीब 1-1.5 मीटर होती है जैसे उन्होंने बताया। तो उस 1-1.5 से मीटर की दूरी के अंदर जब खाली जगह रहती है तो किसान भाइयों को 1-2 साल कोई फसल उगा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर खाली जगह छोड़ोगे तो खरपतवार उग जाएंगे। खरपतवार जो है कीड़े मकोड़ों को भी आश्रय देते हैं जी, बीमारियों को फैलाने में भी मदद करते हैं। तो आप खरपतवारों की जगह उस खाली जगह में अगर कोई फसल उगाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग जी, इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक तरफ आपने जो है बाग लगा दिया, बाग तो 3-4 साल में फैलेगा जी, लेकिन उन 3-4 साल में आप दूसरी फसल उगा लें। और अगर खाली भी छोड़ना है, अगर खरपतवार उग जाएं, तो आप कुछ दवाई का प्रयोग करके, वो दवाई नुकसान करती है वो, क्योंकि सभी खरपतवारों को मारेगी, उस दवाई को फल के पौधे को बचा करके जो खरपतवार खड़े हैं उन पर छिड़के तो ताकि उससे नियंत्रण हो सकेगा। हाँ, जी, कोशिश करो कि आप बीच में फसल उगाएं। जी, डॉक्टर दीपक जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक जी, जब अमरूद के बागों की हम बात कर रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग का भी जिक्र होता है। इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो अमरूद के साथ कहा जाता है कि हल्दी की फसल भी हम लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी का आंवले का बाग है या किसी के बेर का बाग है, उसमें अगर इंटरक्रॉपिंग के जरिए किसानों को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो किन फसलों का चुनाव करके इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है? ये देखो, बहुत ही इस समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से अगर अपन इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात करते हैं तो ये एक इंटरक्रॉप एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में आ सकता है। लेकिन जैसे सर ने बताया अभी, अपन इंटरक्रॉप जब भी उसका वृक्ष का फैलाव या उसका कैनोपी जब पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर नहीं आती है, तब तक फसल अपन आसानी से ले सकते हैं। ये स्थिति उसके शुरुआत के 3 साल तक आती है। लेकिन कुछ फसलें हैं जो बाद की अवस्थाओं पे भी आसानी से ली जा सकती है। जैसा कि अमरूद की बात आती है तो अमरूद के अंदर पार्शियल शेड कंडीशन के अंदर हल्दी बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से जब बेर की बात करते हैं तो बेर का अंदर, क्योंकि वो प्रूनिंग रेस्पॉन्सिव क्रॉप है, उसको आपको काट छांट करके, क्योंकि गर्मियों में उसको काट छांट करके उसकी वृक्ष के फैलाव को कम किया जाता है। तो उसके अंदर कई फसलें, जैसे उसमें गंवार है, बहुत अच्छे, मोठ है, मोठ बीन, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, मोठ बीन है, मूंग बीन है, वो फसलें आसानी से उसमें ली जा सकती है गर्मियों में, जो कि रेन फेड कंडीशन में ली जाती है। इसी के साथ उन क्षेत्रों में एलोवेरा अगर वो मेडिसिनल की तरफ जाता है तो वो गंवार पट्टे की खेती करके भी मुनाफा कम आसानी से ले सकता है। इसी तरह आंवले की बात आती है तो आंवले के नीचे कुछ लेमन ग्रास वगैरह है, तो इस तरह की जो सुगंधीय पादप है उनकी खेती कर सकता है। और सर्दी के अंदर कुछ सीड स्पाइस है, जो मसाले वाली फसलें हैं, उनकी खेती लेके कई किसान इसकी तरफ आगे बढ़े। और एक बहुत अच्छा मॉडल इन फसलों के साथ लेते हुए वो इंटरक्रॉप करके अपने मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं। जी, डॉक्टर दीपक जी, इसके साथ ही एक सवाल और भी है कि हमारे देश में जब बागवानी की हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, हर किसान उन्हीं फसलों को या उन्हीं वृक्षों को बागवानी के क्षेत्र में चुनता है, लेकिन कुछ ऐसे फल भी होंगे, कुछ ऐसे बागवानी के क्षेत्र में ऐसे फल होंगे जो बहुत अच्छा उत्पादन भी देते हैं और आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो बाजार में उनका बहुत अच्छा मूल्य भी मिलता है और किसान भाई उस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। क्या ऐसे भी कुछ वृक्ष हैं या ऐसे कोई पौधे हैं? देखो, ये दोनों ही तरह से है। बागवानी है, हर बागवानी फसलों के लिए जलवायु निर्धारित है। उन फसलों को जहां अगर हम शुष्क क्षेत्रों की बात करते हैं तो आजकल जैसे ड्रैगन फ्रूट है, वो काफी अच्छा एक नया विकल्प किसानों के साथ आ सकता है। उन क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं काफी प्रबल हो सकती है। अंजीर है, अंजीर महाराष्ट्र में जानते थे, महाराष्ट्र का अब काफी कुछ अनार और अंजीर वो राजस्थान की तरफ, उन क्षेत्रों की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। कारण कि अनार में वहां आने वाली जो बैक्टीरियल लाइट थे, जीवाणु जो अंगमारी रोग है, उसके कारण वो क्षेत्र उसकी गुणवत्ता में और वो क्षेत्र धीरे धीरे अनार में थोड़ा सा कम हुआ और वो क्षेत्र कहाँ बढ़ा? राजस्थान में। अंजीर में भी वहां का जो क्षेत्र था वो राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। सीताफल में भी इस तरह का है। इसी तरह करोंदा, अब आने वाले जो अपन फ्यूचर क्रॉप कर सकते हैं जिनको फालसा है, करोंदा है, इसी तरह इन क्षेत्रों में इमली है, लसोड़ा है, जंगल जलेबी है, केत है, ये ऐसे फल हैं जो वोकल फॉर लोकल, ये अपने उन क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है जहां आसानी से हो सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक सबसे बड़ी, कोई भी फल अपन लें, उन फलों की गुणवत्ता की दृष्टि से, क्योंकि उनमें कीटनाशी का या रसायनों का प्रयोग कम होता है जी। दूसरे अपन जलवायु की तुलना में अगर देखें तो शुष्क जलवायु में ये एक थोड़ा सा मुनाफा है। तो उनकी गुणवत्ता की दृष्टि से अगर उस एंगल को ध्यान में रखें तो उन फलों को अपन आसानी से लेके और अपन किसानों को इस तरह बढ़ा जा सकता है।
जी। और डॉक्टर दीपक जी, अभी हम देखेंगे कि समय नज़दीक आ गया है आंवले का उत्पादन लेने का भी। आने वाले सीज़न में आंवले की मांग भी बढ़ जाती है। जिन किसान भाइयों ने आंवले के बाग लगा रखे हैं और उनके फल उत्पादन के बहुत नज़दीक है, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि उनकी जो आंवले की फसल उत्पादन है वो सही तरीके से उनको मिल जाए, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसमें रस अच्छा हो और वो सही तरीके से पका हुआ हो? आंवले का देखो अभी आंवले का सीजन है, क्योंकि जैसे आंवले का जो फूल आने का समय है वो तो अपन को पता है अप्रैल मई के समय आ जाता है। उसके बाद आंवला डोरमेंसी में चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। अब जैसे पहली बरसात से आंवले के फल उसके वृक्षों के ऊपर गिरती है तो इसके फल के डोरमेंसी टूट कर वो फल के रूप में अपन को नजर आते हैं। तो ये नजर जैसे बरसात अपन को जून जुलाई के बाद अपन को नजर आते हैं। और अभी सितंबर है, अब सितंबर अक्टूबर से आंवला आपको पूरी तरह से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और ये इनके जो परिपक्व फल हैं वो अलग अलग किस्मों के अनुसार, कुछ किस्में होती है जो अचार के लिए काम आती है, कुछ किस्में हैं वो कई उत्पाद बनाने के काम आती है, जैसे कैंडी अपन को बनानी है या अपन को रस के रूप में काम में लेनी है या उसके कुछ उत्पाद बनाने हैं, पाउडर बनाना है। तो उनमें अभी जो अपन ध्यान देने वाली बात है, कई जैसे सबसे ज्यादा आंवले की चकैया किस्म है वो अचार बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और NA7 जिसको नीलम कहते हैं वो मुख्य रूप से विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उनमें अभी तुड़ाई का अच्छे से ध्यान रखें। आंवले की तुड़ाई में ये विशेष किसान भाई ध्यान रखें कि अगर आंवले का फल ऊपर से टूट के अगर नीचे गिरता है या उस पर चोट लगती है तो वो फल सबसे पहले खराब होगा। उसको हाथ से तोड़े या कुछ अपने कुशनिंग करके, खेत में थोड़ी सी कुशनिंग करके या उसमें कोई चद्दर पकड़ के उसके अंदर ही फलों को तोड़ के डालें। ऊपर से अगर नीचे जो फल गिर गया वो फल आपका हो गया खराब। तो ये करें। और दूसरा, उन फलों को जो आपका टूट के गिर गए फिर भी अगर कुछ टूट जाते हैं तो उनको तुरंत किसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में उनको सुखाएं या कोई उत्पाद बनाने के लिए काम में ले लें। और जो फल आपके पास बचे उनको बाजार में अच्छी से पैकिंग करके बाजार तक पहुंचाएं तो आपको किसानों को फायदा हो सकता है। इसकी पैकिंग में यही ध्यान रखना है, फलों को बस गिरने से बचाएं, उसकी चोट लगने से बचाएं। और चोट लगे हुए फल जल्दी से काले हो जाते हैं, दूसरे दिन ही आपको वो सारे जहां से चोटी फल हैं वो काले मिलेंगे और उनका बाजार भाव काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। और किसान भाई जब भी आंवले की तुड़ाई करें तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो ज़मीन पर डायरेक्ट गिरे नहीं, उनको चोट ना लगे, क्योंकि अगर वो टोटल हो जाते हैं तो वो जल्दी काले पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको बाजार में मूल्य में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो किसान भाई तुड़ाई करते समय इन बातों को विशेष रूप में ज़रूर ध्यान रखें। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, किसी भी फसलों को अच्छे उत्पादन तक पहुंचाने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बिजाई से लेकर उसके खरपतवार नियंत्रण तक, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर, सिंचाई को लेकर और कटिंग को लेकर तमाम तरह की चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर हम बात करें किसी भी फसल की जब बुआई की जाती है तो बहुत जोर दिया जाता है कि आप बीजोपचार करें, मिट्टी की हेल्थ को चेक कराएं, उस हिसाब से पोषक तत्व प्रबंधन करें। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि किस प्रकार से जो हम सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उसका प्रबंधन करना चाहिए, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या ऐसा कोई परमानेंट उपाय नहीं है कि हम मिट्टी की इलाज इस तरीके से कर लें या बीजों का उपचार इस तरीके से कर लें कि खरपतवार की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? देखिए, खरपतवारों का जमाव जो है, मिट्टी आपकी कैसी है, उस मिट्टी में पिछले साल कितने खरपतवार थे, उनका कितना बीज का क्वांटम है, उसमें कितने बीज उपलब्ध हैं ऑलरेडी जी, वो अलग अलग स्तर पे होते हैं जी, तो उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है, आपने बीज उपचार की कृषि का कोई भी कार्य हो, हम जब देखते हैं उत्पादन की बात जब किसान करते हैं जी, तो उत्पादन कोई एक प्रक्रिया का रिजल्ट नहीं है। सब चीजों का ध्यान रख करके किसान भाई एक उत्पादन पर पहुंचते हैं। अगर उसमें
बीज उपचार नहीं हुआ, उसमें समय से बिजाई नहीं हुई, अच्छी फसल का चुनाव नहीं हुआ, अच्छी प्रजाति का चुनाव नहीं किया और समय से पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं किया, समय से पानी नहीं लगाया और समय से खरपतवार नियंत्रण नहीं किया, तो किसान की अगर कड़ी एक जगह भी गड़बड़ हो गई तो उसका उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है जी। रही बात खरपतवारों के जमाव की, मैं किसान भाइयों को एक सुझाव देता हूं कि जब भी कोई फसल लगाई जाए उससे पहले 15-20 दिन पहले आप खेत में पानी लगा दीजिए जी। चाहे वो खरीफ का मौसम हो चाहे वो रबी का मौसम हो जी। 15 दिन 20 दिन पहले पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के 10 दिन तक छोड़ दीजिए खेत में। जो खेत में ऊपरी सतह पर जो भी खरपतवारों के बीज होंगे वो जम जाएंगे, पौधों के रूप में आ जाएंगे और फिर उसमें आप ट्रैक्टर चला दीजिए जी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो वीड सीड बैंक होता है, जो बैंक होता है खरपतवारों के बीजों का, उसको हम खत्म करते हैं। इसको हम स्टाल सीड बेड टेक्निक कहते हैं अपनी वैज्ञानिक भाषा में। तो इसको अगर आप किसान भाई 2 बार रिपीट करेंगे फसल की बुआई से पहले, तो आप जो है 40 से 50% तक जो खरपतवारों की संख्या है वो अपने आप खत्म कर जाएंगे जी। और जो बचे हैं वो फसल लगाने के बाद उगेंगे। उससे पहले बोने के 1 या 2 दिन बाद अगर बिजाई करनी है, बीज से बोते हैं, जैसे मैंने बताया पेंडिमिथिलिन दवाई का प्रयोग सब्जियों में करते हैं, बीज से है तो बुआई के 1 या 2 दिन बाद, अगर रुपाई है तो रुपाई करने के बाद जो है छिड़काव करके या हल्का पानी लगाने के बाद उस दवाई का पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करें। तो दवाई जो है, रसायन जो है प्रत्येक फसल के लिए एक निर्धारित है जी। और फसल के साथ साथ उसकी निर्धारित दवाई का नाम है, निर्धारित मात्रा है और निर्धारित ही समय है और अवधि भी जो है निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि जो फसल के उगने के बाद लगाना है और वो उगने से पहले लगाना है, दवाई अलग अलग है, समय अलग अलग है। तो इस तरीके से किसान भाई सब चीजों का समय से समायोग करके, सब चीजों का पालन करके आप अपने खरपतवारों को जो है नष्ट कर सकते हैं, फसल को खरपतवार से मुक्त रख सकते हैं और अपना जो उत्पादन आपको जो मिलना चाहिए, जो जायज है, जिस पे आपका हक है, सारी प्रक्रियाओं को अपना करके वो आपको मिलेगा जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अगर आप खेती किसानी करते हैं तो कैसे खरपतवारों को रोका जा सकता है, कैसे बेहतर फसल उत्पादन ली जा सकती है। डॉक्टर दीपक कुमार जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी, हमारे एक दर्शक हैं, व्हाट्सअप के जरिए उनका सवाल हमें प्राप्त हुआ है, अयोध्या से दर्शक हैं, हालांकि अपना नाम लिखना भूल गए हैं। उनका सवाल है कि मैं अपने क्षेत्र में अंजीर की खेती करना चाहता हूँ, अंजीर के बाग लगाना चाहता हूँ, यहाँ इसका पौधा कहाँ से मैं प्राप्त करूँ, किस प्रकार के मिट्टी में इसको मैं लगाऊँ, किस प्रकार से बागों की स्थापना करूँ, किस प्रकार से इसकी देखभाल करनी चाहिए और कितने दिन में मुझे अंजीर उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा? देखो, अंजीर की जहाँ तक बात अपन कर रहे हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो अभी तक जाना जाता है, जिसमें ब्लैक कॉटन सोइल है, वो उनके लिए एक आदर्श स्थिति बनती है। जहाँ मिट्टी की तक बात आती है, इसकी जो पौधों की बात आती है, और जो अमरूद की तरह इसके भी 5 बाई 5 मीटर पे 15-15 फीट पे इसके पौधों का रोपण कर सकते हैं। पौधों के लिए इसके कलमी पौधे होते हैं, कलम से इसके पौधे तैयार आसानी से हो जाते हैं। पूना फिग इसकी जो किस्म है, पूना का जो क्षेत्र है वहाँ पूना फिग है। वहीं पे एक फूले पुरंदर करके है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र एक जाधववाड़ी के एक क्षेत्र है, वहाँ उन क्षेत्र में जो महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ है, उनके द्वारा कई किस्मों की संस्तुति की गई है। उसमें दिनकर है, पूना वो भी एक बहुत अच्छी किस्म है, ब्राउन टर्की है। ये 4-5 जो किस्म है वो उनकी खेती आसानी से की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अभी तक भी जो हम अंजीर की जो बात करते हैं, अंजीर के लिए जब अपने दिमाग में आता है तो इसके ड्राई प्रोडक्ट के रूप में आता है। अभी तक भी जिनमें ड्राई प्रोडक्ट की बात आती है उसमें जो TSS की मात्रा होती है वो 24 से कम नहीं होनी चाहिए जी। अपने भारतीय जो किस्में हैं उनमें 20 से ज्यादा अभी तक कोई भी किस्म इस तरह की नहीं है जो ड्राई के रूप में काम में ली जाए जी। तो अपन अगर शौकिया तौर पे कर रहे हैं या कुछ उस गुणवत्ता का जो अफगानिस्तान में या टर्की में या इटली में बनता है, उस गुणवत्ता वाला तो अपने पास उस किस्म तो नहीं है, लेकिन आसानी से वो
पूना के बाहर जाने पे उसकी गुणवत्ता उतनी बढ़िया नहीं रहती। तो सबसे पहले किसान भाई जो भी ये करना चाहते हैं तो कम से कम 10-20 पौधे लगा के पहले देख लें कि अपने इन क्षेत्रों में, क्योंकि राजस्थान में भी कई किसान हैं, ये इस जो व्यवसायिक रूप से लाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें जो फ्रूट स्प्लिटिंग, फल फट जाते हैं थोड़ी सी गर्मी में या जैसे ही अपने बरसात का, क्योंकि ऐसे समय टाइम में ज्यादा पानी देने से तो इन फटे हुए फलों की अगर अपन प्रोसेसिंग में जाता है तो वो उतनी गुणवत्ता वाला उसका उत्पाद नहीं बनता। तो ये थोड़ा सा वो कोशिश कर लें पहले 20-25 पौधे लगा के, और उसके बाद अगर वो सक्सेस होता है तो वो आगे व्यवसायिक स्तर पर वो खेती के लिए चल सकता है। तो अगर इसमें कहाँ से लें, ये महाराष्ट्र से महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है, वहां से वो और फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, वहां से संपर्क करके वो इच्छित जो भी किस्म उसको चाहिए वहां के रोपणी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप अगर अंजीर की खेती करना चाहते हैं अयोध्या के क्षेत्र में तो शुरुआत कुछ एक पौधों से आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपका फसल या आपका फल अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, वृक्ष अच्छे से बढ़वार उसमें हो रही है, तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, आपका रुख कर लेता हूँ। जिस तरीके से आपने बताया तमाम तरह की विधियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। उससे पहले एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं, फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, फिर मैं लौटता हूँ आपके पास। दौलत सिंह है आपका मध्य प्रदेश से। दौलत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। दौलत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सवाल पूछिए। सर वही पूछना चाह रहे हैं, अंगूर के बेल में फल नहीं आ रहे, फल अमरूद के बाग में फल नहीं आ रहे? हाँ जी अंगूर के बेल। जी, कितने दिन हो गए आपको बाग लगाए हुए? 2 साल हो गए सर। जी, डॉक्टर दीपक जी हमारे दर्शक हैं, दौलत सिंह मीणा मध्य प्रदेश से। इनके 2 साल से अमरूद के बाग लगे लेकिन फल नहीं आ रहे। अंगूर बोल रहे हैं शायद, ये अमरूद नहीं बोल रहे होंगे। दौलत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये अंगूर बोल रहे हैं, अंगूर की बेल है जी, उसमें उनके फलों की समस्या है, क्योंकि अमरूद है, अगर अमरूद नहीं, तो अंगूर ही है, अंगूर ही है जी, अंगूर ही है। हाँ अंगूर की जो बेल है, देखो इसमें क्या होता है कि इसकी जो किस्में हैं वो अगर सही प्रमाणित जगह से अगर लिया है तो ही उसमें फलन की गारंटी हो सकती है। अगर आपने कोई ऐसी जो किस्में जो देसी तरह की हैं उनमें फलन में समस्याएं आ सकती है। तो ये पहले सुनिश्चित करें, अगर देसी है या कोई प्रमाणित जगह से है, कोई जगह से लेके आए तो आप वेट करें, तीसरे साल से ही उसमें फलन शुरू होगा। फल तो जरूर आएगा, फलों की गुणवत्ता कैसी है वो उस पर निर्भर करेगा कि आपने किस किस्म के बेल है वो आपने प्राप्त की है और किस तरह का आप चाहते हो, क्योंकि इसमें 2 तरह की किस्में होती हैं। एक होती है जो किशमिश बनाने की वाली होती है जिसमें बीज रहित, और दूसरी होती है बीजू। तो ज्यादातर जो देसी तरह के होते हैं बीज की मात्रा ज्यादा होती है और वो खट्टे भी होते हैं। अगर उस तरह का लिया है तो वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन फल आप निश्चित रहें, फल जरूर आएंगे उसमें। और दूसरे आप थोड़ा सा जब भी इस तरह का आप लें, पहले ये प्रमाणित कर लें कि किस जगह से आप, प्रमाणित जगह से ही आप लेके ही प्राप्त करें रोपणी सामग्री। जी, तो इस प्रकार से आप अंगूर की जो समस्या आप देखने को मिल रही है उस प्रकार का समाधान करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, लौटते हैं आपके पास। आपने रसायनों के और तमाम तरह की दवाइयों का उपचार बताया किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या जैविक कोई तरीका है जिसकी उसका इस्तेमाल करके भी नियंत्रण किया सकता है, और ज़्यादा कामगार कौन सा है, जैविक या रासायनिक? देखिए, जैविक जब हम बात करते हैं तो जैविक तरीका तो एक तो समय लेता है, और उसको क्या है, किसान के पास समय नहीं होता है। जैविक माध्यम उपलब्ध हैं, कई तरीके के जो है प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं किसान, लेकिन उनकी प्रामाणिकता का ऊपर जो है संदेह है कि वो कितने कारगर हैं, लेकिन वो टाइम लेते हैं उसके नियंत्रण करने के लिए। रही बात रसायनों की, उनकी तुलना की, रसायन का इफेक्ट तो जो है जी 2-4 दिन में, 10 दिन में निकल आता है। जी, डॉक्टर राजवीर जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र सिंह हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरे आंवले फल नहीं आ रहा है। आंवले में फल नहीं आ रहा है? नहीं। कितने दिन हो गए आपके पौधों को? हाँ, कितने साल हो गए आपके पेड़ों को? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से एक बार भी नहीं आया? नहीं, एक बार आया था, परसों आया था। जी, डॉक्टर दीपक जी हमारे दर्शक हैं, राजेंद्र जी हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। इनके 5-6 साल हो गए, एक बार सिर्फ फल आया, उसके बाद फल नहीं आ रहा है आंवले में।
आंवले में जब भी अपन आंवले का बगीचा विशेष तौर से लगाते हैं तो आंवले में जो परागण की क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है जी। इसमें जब भी अपन ऑर्चार्डिंग की बात करते हैं आंवले की विशेष तौर से, तो इसमें पोलिनाइजर किस्म का लगाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अपन जब भी बात करते हैं NA7 लगाओ, NA7 के साथ 10% से 15% आपको चकैया लगाना होता है, वो उसके लिए है पोलिनाइजर जी। तो जहां तक किसान भाई की बात आती है तो वो एक किस्म पे जब जाता है तो ये समस्याएं अमूमन आती है कि कई बार 10 पौधों में आ गए, कई बार 5 पौधों में आ गया। तो उनके पास एक तो बगीचा है या कुछ उसने शौकिया तौर से 5-10 पौधे लगा रखे हैं, एक तो वो उनको थोड़ा सा पूछने वाली बात है। फल अगर गए साल आया तो हो सकता है अगली साल, क्योंकि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की एक बड़ी समस्या है। वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक किस्म लगाने से उस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की समस्या ज्यादा बल मिलता है। तो इसलिए बगीचा जब भी अपन लगाएं तो यही कहते हैं कि एक पोलिनाइजर वैरायटी का वहां लगाना आवश्यक है। तो ये कोई चिंता न करें, इस साल नहीं आया तो अगले साल जरूर आएगा। दूसरा, उस समय ये ध्यान रखें कि इसका जब फूल आता है उस समय ज्यादा पानी न दें। कई बार इसका फूल आता है अप्रैल मई में, तो कई बार किसान भाई के पास अगर पानी खुला है तो वो ज्यादा पानी देने की कोशिश करता है जिस समय फूल आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, उस समय फूल अगर आ रहा हो तो ज्यादा पानी से उन बगीचे को ज्यादा न भरें। ये 2 चीजें अगर वो रखेंगे आसानी से उनमें अगली बार बहुत अच्छा उसमें फलन होगा। और ये 2 चीजें रखनी है, ज्यादा फूल आ रहे समय ज्यादा पानी न दें, और दूसरा अगर एक ही किस्म में 1-2 पौधे होंगे तो इस तरह की समस्या आती है, लेकिन अगर पूरा बाग है तो उस बाग में जी इस प्रकार से वो समाधान कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जयप्रकाश जी सवाल पूछिए। जयप्रकाश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सवाल पूछें। जी सवाल, हाँ पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। अरे सब पूछ रहे हैं, बेल सब हमारे पेड़ में टूट के गिर रहे हैं। बेल आपके टूट के गिर रहे हैं? जी आपके पेड़ के बेल टूट के गिर रहे हैं, इसका समाधान करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जयप्रकाश जी आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के उस पार आपके समस्या का समाधान करते हैं। जी जी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक थे, उनका सवाल था कि उनके बेल के जो पेड़ हैं उसमें बेल के जो फल हैं वो गिरते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। डॉक्टर दीपक जी क्या समस्या, समाधान किस प्रकार से होना चाहिए? देखो, बेल के जो फल में जो फल ड्रॉप की जो समस्या आती है वो 3 कारण होते हैं। पहला कारण इसमें है वातावरणीय कारण है, इसका अपन ज्यादा कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण हार्मोनल, इसका अपन पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें अपन को क्या करना है, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड एक हार्मोन है जो 20 ppm का अपन स्प्रे इसमें किया जाता है, और वो प्लेनोफक्स के नाम से इसका ट्रेड नाम है, जो 4 ml एक टंकी के अंदर डलता है। वो अगर NAA अगर अपन ले रहे हैं तो वो आधा ग्राम एक 15 लीटर वाली टंकी में एक नेफसेक स्प्रे में गिरेगा, और उसी के साथ बोरेक्स जो 3 ग्राम एक टंकी के हिसाब से डालना है। बोरेक्स को पहले घोलने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडे पानी में वो घुलेगा नहीं। तो इन दोनों को पहले छोटे बर्तन में अच्छे से घोल के, और नेफ्थेलिक एसिड अगर पाउडर है तो आपको पहले उसको थोड़ा सा अल्कोहल में थोड़ा सा घोल के फिर उसको यूज करना है, और अगर प्लेनोफिक्स ले रहा हो तो वो आसानी से पानी में घुल जाएगा। ये दोनों को छोटे बर्तन में घोल के टंकी में डालें, और इसका अगर स्प्रे हो जाता है तो हार्मोनल जो ड्रॉप है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, और किसान को इस समस्या का। जी इसके साथ एक और दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। राधे श्याम है सीहोर मध्य प्रदेश से। राधे श्याम जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
राधेश्याम जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है कि ये मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती होगी कि नहीं होगी सर? जी, डॉक्टर दीपक जी, की समस्या का समाधान कीजिए। क्या ये सीहोर मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती कर सकते हैं? देखो, अंगूर के लिए जो एक ऐसा फल वृक्ष है जो भारत के कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक इसकी खेती की जा सकती है, हो सकती है जी। लेकिन इसके लिए जो किस्में हैं, जो सबसे जो ज्यादा उपयुक्त जलवायु है वो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है वही है व्यवसायिक स्तर पे। यहाँ हम जो अंगूर की बात करते हैं, कुछ ही किस्में हैं जो अगेती किस्म आती है, क्योंकि अगर जल्दी अगर बरसात आने वाला जो क्षेत्र होता है उसमें अर्ली राइपनिंग वाली जैसे परलेट ग्रुप है, तो पूसा से संपर्क करें तो अपने IRI से। वहाँ की कुछ किस्में हैं वो अपने मंदसौर में एक सेंटर भी चलता है, अखिल भारतीय फल समन्वित का एक सेंटर है मंदसौर में, तो वहाँ भी वो संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से ये पौधे लेकर उस क्षेत्र को देख सकते हैं। जी, डॉक्टर दीपक जी, एक और मैं महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि हमारी सरकार ने GST के दरों में व्यापक बदलाव किए और जिसका केंद्र बिंदु कृषि क्षेत्र और किसान भाई थे। हम देखने को मिल रहा है कि GST के बदलाव से जो मशीनीकरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, उसके जो दाम है वो बहुत घट गए हैं। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का काम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें उपयोग होने वाली मशीनों का भी दाम घट गए हैं। अगर बागों की हम बात करें, जैसे आंवला है, बेर है, करोंदा है, इस तरह के जो तमाम फल हैं, उसके वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग को लेकर किसान भाई आगे बढ़ते हैं, कितनी संभावना है, क्या कमाई की जा सकती है, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं? इस तरह की जो ट्रेनिंग की बात आती है तो इसके लिए एक पूरा विभाग है अपना पूसा नई दिल्ली में, जो कि केवल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये देखते हैं, वहां से वो ट्रेंड हो सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो भोपाल में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, एक अबोहर में सीफेट में पूरा पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग का ही एक पूरा डिपार्टमेंट है। वहां से जो अबोहर लुधियाना है, लुधियाना में वो पूरी ट्रेंड होकर इस तरह का काम कर सकता है। इसके लिए कुछ ज्यादा मशीनीकरण की जो आवश्यकताएं की बात करते हैं, जैसे अगर वैल्यू एडिशन में वो क्या करना चाहता है उसके ऊपर निर्भर है। आजकल सोलर टनल है हमारे क्षेत्रों में, जो शुष्क क्षेत्रीय हैं वहाँ सोलर टनल की, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो वो सोलर टनल में जैसे आपको छुआरा बनाना है या आपको सूखी हुई कोई भी सब्जी बनानी है, जैसे सांगरी को सुखाना है या पालक को सुखाना है, ये इस तरह का सोलर टनल पे काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी अभी आया है और गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडी दी है। हाँ जी, नागौर जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में जाना माना नाम है, जो सबसे ज्यादा मसालों का या सूखे हुए सब्जियों की। जी, तो कुल मिलाकर इन GST के दरों में जो व्यापक बदलाव किए गए, इसका असर भी इन सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा और किसान भाई इन क्षेत्रों से जुड़कर भी अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के जरिए, फूड प्रोसेसिंग के जरिए। डॉक्टर दीपक कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर साझा करने के लिए। आपने अपने अनुभव से जो हमारे किसानों की समस्या का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, इसलिए अब रुक करते हैं डॉक्टर राजवीर जी का। डॉक्टर राजवीर जी, जिस तरीके से हम कहते हैं कि कीटों का समाधान करने के कई तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ मित्र कीट भी होते हैं, उसी प्रकार से सिर्फ खरपतवार क्या नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, खरपतवार से फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल, खरपतवार तो हमारी विविधता का एक प्रतीक है। जो डाइवर्सिटी है उसमें खरपतवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। खरपतवार एक समय के लिए नुकसान पहुंचाते हैं जी, जैसे बथुआ है, बथुए की सब रायता बनाते हैं, घरों में सब्जी बनाते हैं। जैसे आपकी साठी है, वो बहुत कई दवाइयों के रूप में प्रयोग होती है, बहुत सारे मेडिसिनल यूज होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में कई खरपतवार आते हैं। तो खरपतवार, हम ये किसी पौधे को ये नहीं कर सकते ये खरपतवार है। खरपतवार एक समस्या एक स्थान की है जी। ये एक लिटरेरी मीनिंग है कि भाई खरपतवार हमारी फसल में पड़ा है, कोई भी पौधा, अगर हमने फसल लगाई है सरसों की जी, अगर गलती से खरपतवार गेहूं का पौधा, अगर गेहूं का पौधा उग गया है जी, तो उसको भी हम खरपतवार ही मानेंगे जी। खरपतवार एक स्थिति है कि किस स्टेज में वो पौधा खड़ा है जी, आपको वो नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है जी। अगर कोई पौधा आपकी सरसों की फसल है या आपकी चने की फसल है, वो पौधा चाहे बथुए का है चाहे गेहूं का है, अगर गेहूं का भी नुकसान पहुंचा रहा है, वहां आप गेहूं का पौधा नहीं चाहते, तो वो खरपतवार की संज्ञा में ही आएगा जी। तो खरपतवार का अपना जो है अपने फायदे भी हैं। कई किसान जो है, आपको पता नहीं है, शायद कुछ बथुए की किस्में हैं IRI ने डेवलप की हैं, जो बथुए की जाति की होती हैं, उनको कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं, उनकी लोग किसान खेती करते हैं और बथुए को बाजार में महंगे भाव से बेचते हैं।
अगर वो गेहूं की फसल में है और हमने नहीं उगाया है तो हम उसको खरपतवार मानेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारी वो गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, तो इस तरह के कई खरपतवार भी हैं जो किसानों के हित में भी काम करते हैं। डॉक्टर राजवीर जी, अगर गाजर घास का हम जिक्र करें, क्या गाजर घास को एकत्रित करके उसको बेचा भी जा सकता है? क्या इस प्रकार की कोई चर्चाएं हमें देखने को मिलती हैं? क्या इसमें सत्यता है? पुलकित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया से भी कि गाजर घास एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ा भयंकर खरपतवार है, जिससे कई तरह की किसानों को एलर्जी होती है काम करने से। जानवर अगर गलती से खा जाते हैं तो हे फीवर की बीमारी हो जाती है जी। उनमें कई तरह की एलर्जी हो जाती है ह्यूमन बींग्स में। ब्रोंकियल अस्थमा उनके जो है पॉलन ग्रेन से होता है। तो गाजर घास पूरे कंट्री में फैल रहा है जी। तो इसके नियंत्रण करने के लिए एक तो इसको उगने से पहले रोका जाए जी, या खड़ा है तो उसको मार दिया जाए जी, या इसका बीज नहीं बनने दिया जाए जी, या बीज बनने से पहले इसको उखाड़ करके और कंपोस्ट बनाया जा सकता है जी। इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका बीज बनने से पहले जी, क्योंकि कंपोस्ट हमने बनाया और हमने खेत में डाला तो वो अगर उसके बीज हैं तो उस खेत में खरपतवार उग जाएगा जी। तो कहने का तात्पर्य है गाजर घास, जिसको पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस बोलते हैं, उसको हम कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं जी। लेकिन किसान भाइयों को हिदायत दूंगा कि जब गाजर घास का पौधा इकट्ठा करें, कंपोस्ट बनाएं, तो उसमें फूल और बीज बनने से पहले उसको उखाड़ लें जी। और मैं आपको बताता हूं, गाजर घास के पौधे में एनपीके की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इवन हमारे गोबर से जी। कुल मिलाकर बात यह है कि उसमें फूल आने से पहले उसको उखाड़ लिया जाएगा तो बेहतर तरीके से उसको कंपोस्ट करके अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है, उसको प्रयोग कर सकते हैं जी। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जाए इसको लेकर आपने जो बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे इन दोनों विषय से जुड़ी हुई जो जानकारियां आप तक पहुंचाई गई, किसान भाई इससे लाभ लेंगे और खेती किसानी में नए आयाम स्थापित करेंगे। अगले कौन से विषय होंगे हेलो किसान कार्यक्रम में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं एक बार, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे कपास फसल की देखभाल कैसे करनी है और साथ ही साथ जड़ वाली सब्जियों की खेती कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल और डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके आप अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं आप 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं तेज सप्रू। 66 वर्षों से हमारी सभ्यता, कला और साहित्य के चैनल्स दिखाने वाला दूरदर्शन ने हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। हम सबका चाहता और भरोसेमंद राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन। 15 सितंबर को दूरदर्शन अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और उसके विशेष कार्यक्रम शब्दांजलि को देवांचल की प्रेम कथा की पूरी टीम की तरफ से अभिनंदन, बधाई और शुभकामनाएं। आंचल, प्रेम क्या है? प्रेम विश्वास होता है माँ, पाप तो नहीं है ना? नहीं, प्रेम तो ईश्वर का वरदान होता है। अगर प्रेम ईश्वर का वरदान है तो मैंने क्या? देवांचल की प्रेम कथा
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, मैं हूं उपासना सिंह। दोस्तों, दूरदर्शन जिसने हमेशा से भारतीय सभ्यता और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास किया है, समृद्ध भारत और जन जन के भरोसे का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन, जिसका 15 सितंबर को स्थापना दिवस है। दूरदर्शन के वार्षिक महोत्सव पर कला, संस्कृति और सभ्यता से सुसज्जित विशेष कार्यक्रम शब्दांजलि को देवांचल की प्रेम कथा के कलाकारों की तरफ से अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।